बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत बनी हुई है। रमीज़ राजा साहब की आमद के बाद से एक हलचल सी बची हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में, और रमीज़ राजा साहब इन दोनों दौरे कराची पर हैं, जहाँ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था अकील करीम डैडी और ARY और कराची किंग के CEO सलमान इकबाल साहब के साथ उन्होंने मुलाकात की। आज भी और कुछ मुलाकातें की हैं। अब देखना यह है कि इस दौरे के क्या दूरदर्श नताइज सामने आते हैं और कितना यहाँ से रिस्पॉन्स रमीज़ राजा साहब को मिल सकता है, या कितना जो है पाकिस्तान की और शहर कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ मिलाने में कामयाब होगी। इन तमाम उमूर पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जारी है, इस पर बात करेंगे, और अब आराम का वक्फा है और कल से इंशाल्लाह जब अगले मैचेस का फिर से आगाज़ होगा। और सिंध की टीम इस वक्त टॉप पे मौजूद है, लेकिन बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं इस T20 के हवाले से, गो के एक हद तक ये कामयाब टूर्नामेंट भी है, लेकिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात होती है तो इनका डिपार्टमेंट शायद वो पहला डिपार्टमेंट होगा कि जिसने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे कि जिन्होंने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी, लेकिन इनका डिपार्टमेंट वो ऐसा डिपार्टमेंट था कि एक से बढ़कर एक स्टार इनके डिपार्टमेंट में मौजूद था, और इतनी फुल ऑफ स्टार और स्टार स्टडीड टीम को हैंडल करना, मैनेज करना यकीनी तौर पे ये कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि आजकल के दौर में जब हमारे पास इतने स्टार्स नहीं हैं, एक या दो स्टार्स को संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतने सारे स्टार्स जिसमें रमीज़ राजा, आमिर सोहेल, राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, आप नाम लेते जाएं, अताउर रहमान, आमिर नज़ीर, इतने सारे स्टार्स को हैंडल करना और मैनेज करना यकीनी तौर पर कोई आसान नहीं था। तारुफ इनका बहुत है, लेकिन गुज़िश्ता कई शोज़ में मेरे साथ मौजूद थे, इसलिए बहुत सारे तारुफ इनके मैं करा चुका हूँ, तो सोचा थोड़ा सा नया तारुफ कराया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने शेब हबीब साहब। शेब भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबकि जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, पहली मरतबा हमारे शो का हिस्सा बने हैं, हमें उम्मीद है हमारा इनके साथ खुशगवार रहेगा। एक ऐसे खिलाड़ी कि जब इनका वनडे का डेब्यू हुआ तो ये वनडे के डेब्यू पे हैट्रिक कर सकते थे। मुझे याद है कि जब 1982 20 सितंबर 1982 को जब जलालुद्दीन ने हैदराबाद में हैट्रिक की, तो वो पहले पाकिस्तानी थे कि जिन्होंने हैट्रिक करने का वनडे क्रिकेट में एजाज़ हासिल किया। और डेब्यू पे अगर हैट्रिक हो जाती तो ये दुनिया क्रिकेट के पहले पाकिस्तानी प्लेयर होते और दुनिया क्रिकेट के पहले प्लेयर होते कि जो 26 मार्च सन 1993 को डेब्यू पे अपनी हैट्रिक करते, क्योंकि उसके बाद वो रिकॉर्ड जो एक अंपायर की गलती की वजह से किम्बर बैच अंपायर थे वेस्ट इंडीज़ के, ये रिकॉर्ड नहीं बन सका। और उसके बाद फिर 2014 में जाके तेजुल इस्लाम, वो बांग्लादेश के प्लेयर थे कि जिन्होंने वनडे पे डेब्यू पे हैट्रिक स्कोर की। तो तेजुल इस्लाम वो पहले बॉलर बने, अब तक डेब्यू पे 4 ही बॉलर हैं जो वनडे डेब्यू पे हैट्रिक स्कोर कर चुके हैं। तेजुल इस्लाम ने हैट्रिक स्कोर की वर्सेस जिम्बाब्वे, जबकि कैगुसुर रबादा ने वर्सेस बांग्लादेश हैट्रिक स्कोर की। इसके अलावा जो है वो हसरंगा ने अगेंस्ट बांग्लादेश हैट्रिक स्कोर की, और साथ साथ जो एक और श्रीलंकन प्लेयर थे कि जिन्होंने अगेंस्ट जिम्बाब्वे हैट्रिक स्कोर किए, शनाका आई थिंक उनका नाम था, मनंदना शनाका उनका नाम था, तो उन्होंने हैट्रिक स्कोर की है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये एजाज़ अंपायर की गलती की वजह से आते आते रह गया। जी स्पोर्ट्स की और मेरी कोशिश होती है कि आज के नौजवान नस्ल को इन सितारों से भी रूशनास कराएं कि जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए भले ही कम खेला लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आमिर भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे शो में, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा मुझे पैकअप दिया है, तो मैं तो घबरा गया हूँ, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के 4-5 स्पोर्ट्स एंकर में आपका शुमार होता है, तो मैं घबरा जाऊं या ना घबराऊं, पहले मुझे आप ये इजाजत दे दें। पहले मैं आपको अभी वार्म अप करा रहा हूं, बाउंसर्स में आपको कराऊंगा, मैं आपको वार्म अप करा रहा हूं, आपसे बहुत सारी हम बातें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। दुनिया क्रिकेट के कामयाब कप्तान इमरान खान ने जिंदगी की 69 इनिंग्स खेल ली। आईसीसी समेत फैंस की भरपूर मुबारकबाद। आईसीसी पर भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान क्रिकेट को कॉर्पोरेट सेक्टर की जरूरत है। बिजनेस कम्युनिटी के आरिफ हबीब विवेन रिचर्ड्स हैं, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। ये जो बिजनेस कम्युनिटी के विव रिचर्ड्स, मैं इनको समझता हूँ इसलिए कि ये फ्रंट फुट पे खेलते हैं और पावरफुल प्लेयर है। कराची वालों के लिए खुशी की बात है कि चेयरमैन पीसीबी यहाँ आए हैं। पीसीबी ने माजी में प्राइवेट सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी। आरिफ हबीब, उससे पहले कभी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ इस तरह जो है तवज्जो नहीं दी है, और रमीज़ राजा साहब इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद ने इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक बाबर हामिद ने इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को भिजवा दिया। नेशनल T20 का दूसरा मरहला कल से लाहौर में शुरू होगा। 8 साल बाद
कज़ाफी स्टेडियम दोबारा नेशनल T20 के मैचेस की मेजबानी के लिए तैयार। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को यूएई रवाना होगा। इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर सैम करन कमर की इंजरी के बायस T20 वर्ल्ड कप से बाहर। सैम करन की जगह उनके भाई टॉम करन इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। उमर अकमल का अमेरिका में नाकाम आगाज। कौमी क्रिकेटर अपने पहले ही मैच में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस लौट गए। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ और बाबर मसीह की फतूहात का सिलसिला जारी। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि 1992 वर्ल्ड कप के हीरो पाकिस्तान के स्कीपर और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज अपनी 69वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हम सब की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर स्कीपर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इमरान खान साहब। और साथ साथ आपने रमीज़ राजा साहब को भी देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने आखिरी बॉल पर कैच लिया। और मैं अक्सर रमीज़ भाई के लिए कहता हूँ कि रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज़ भी इन्हीं से हुआ और वर्ल्ड कप का इख्तिताम भी इन्हीं पर हुआ। जो पहली गेंद फेस की थी वो रमीज़ राजा ने फेस की थी वर्ल्ड कप की उस कैंपेन में 1992 में, और जो आखिरी मरतबा किसी खिलाड़ी के हाथ में बॉल आई तो वो भी रमीज़ राजा थे कि जिन्होंने कैच लिया और फिर पाकिस्तान वो फाइनल जीत गया। मेरे साथ आमिर नज़ीर साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊँ, पहले शोएब भाई से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शोएब भाई, रमीज़ राजा साहब इस वक्त कराची आए हुए हैं और बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो बिज़नेस कम्युनिटी एक अरसे से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, स्पोर्ट्स में भी आरिफ हबीब साहब नया नाज़माबाद काफ़ी उनका है, कितना ये दौरा जो है सूदमंद साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रमीज़ के काम का स्टाइल है और जिस अंदाज में रमीज़ अपना काम करता है, तो मेरे ख्याल में रमीज़ यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएगा और ये बिज़नेस कमेटी जो है इससे बहुत फेवर मिलेगी। मतलब स्पॉन्सरशिप में भी एडवांटेज होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको इन्वॉल्व करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि रमीज़ यहाँ से जिस मकसद के लिए आया है ना, वो सब लेके जाएगा। और इन रमीज़ की जो अपनी कोशिशें हैं वो इन 100% हैं और होंगी। अब उसके अंदर में जो पीसीबी का स्टाफ है या दूसरे लोग हैं ना, अब उनको चाहिए कि वो कैसे वो करेंगे। रमीज़ से तो आप अच्छे से अच्छे की तवक्को रखें और रमीज़ का काम का स्टाइल भी यही है। जब वो काम एक हमारा कल्चर भी ना कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा काम अगर करना चाहते हैं तो फिर अपने ही लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। फिर अभी आपने देखा होगा कि ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे रमीज़ भाई के खिलाफ एक कैंपेन भी शुरू हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं वो। आप बिलीव करें, रमीज़ इस तरफ तो देखता भी नहीं है और सोचता भी नहीं है। और रमीज़ एक, मैंने जितना मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस है, रमीज़ इस तरफ तो उसका ख्याल भी नहीं जाता। और जो रमीज़ काम करता तो फिर वो करके ही छोड़ दे। और वो नेगेटिव थिंकिंग तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसकी इतनी जजमेंट है कि उसको आइडिया है कि मैंने किससे क्या काम लेना है। अगर जो उसको अव्वल तो उसके साथ चालाकी कर ही नहीं सकता, जो चालाकी करेगा उसके दरवाजे के भी करीब नहीं है। ऑलराइट, आमिर नज़ीर साहब के पास मैं जाऊंगा। आमिर भाई, मुख्तसर मुझे बताएगा कि क्या उम्मीद है आपको कि रमीज़ राजा कराची आए हुए बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं। शोएब भाई को तो बड़ी उम्मीद है और हम सबको बड़ी उम्मीद है कि बिजनेस कम्युनिटी उनके साथ ताउन करेगी। आपको क्या लगता है? देखिए जी, चेयरमैन रमीज़ राजा साहब का कराची दौरा करना एक बहुत खुश आइन है, क्योंकि ये देखें कराची, ये चेयरमैन साहब हैं, ये अपने लिए नहीं गए, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए वहां गए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ जो कराची के जो ताजर लोग हैं, उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन को वेलकम किया और उनकी बात सुनी। देखें, ये चेयरमैन वो चेयरमैन है जो एक विजन लेके आया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी कोई चेयरमैन आता है उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं और हर चेयरमैन के साथ ऐसा ही होता है। मगर रमीज़ राजा को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है, वो जैसे शोएब भाई ने बोला, वो नेगेटिव थॉट के आदमी नहीं है। वो काम करते हैं और काम लेना जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रमीज़ भाई जो बिजनेस कमेटी से मिले हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए मिले और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अली भाई, डे बाय डे ये चीजें इंप्रूव होती हैं। ये नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, मगर जब उन्होंने स्टेप लेने शुरू कर दिए तो हमें दुआ को होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट होगी तो हम सब होंगे। ऑलराइट, पाकिस्तान की क्रिकेट होगी तो हम सब होंगे। लेकिन इस वक्त मैं लूंगा छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो अभी जब मैंने आमिर नज़ीर साहब को स्क्रीन पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुंभ के मेले में ये बासित अली से बिछड़ गए थे, उनके कोई छोटे भाई हैं या कोई जुड़वा भाई हैं। जरा मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो पूछूंगा ये कौन से मेले में बासित अली से बिछड़े। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर नज़ीर साहब से मैं कह रहा था कि क्या कभी ये किसी कुंभ के मेले में बासित अली से बिछड़े। आमिर भाई ज़रा मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि मैंने ये सुना है कि जब आप वेस्ट इंडीज़ के टूर पे थे, जब आप न्यूजीलैंड के टूर पे थे, तो आपने बहुत मज़े किए। मतलब मज़े का मतलब है कि बहुत खाने वाने खाए आपने बासित अली बन के।
बिल्कुल सही बात है। वो ऐसे मेरी शक्ल भी मिलती है, मेरा रंग भी काला है, बासी भाई की तरह ही है। लोग मुझे यही समझते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूँ। हकीकत में तो नहीं हूँ। बहरहाल मेरे वो मोहसिन है, मेरे भाई हैं वो। ऑलराइट, और आप ये बताइएगा कि जब आपकी हैट्रिक मिस हुई थी तो कितना गुस्सा आया उस अंपायर के ऊपर, आपको किम्बर बैच जो अंपायर थे, और कोई उसके बाद आपकी कोई उनसे बात हुई थी? अली भाई देखिए, जब मैं वेस्ट इंडीज गया था ना, मुझे क्रिकेट का कोई हाव नाव नहीं पता था, क्योंकि नो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी। और जब आपको पता है, जब वेस्ट इंडीज के जो 10-10 फुट के 10-10 फुट के बंदे होंगे, तो अब छोटा सा बच्चा था, मुझे तो पता भी नहीं था। मगर ये जो आपकी बात है, काम आपने उस टूर पे भी पूरे किए थे, इतने छोटे नहीं थे, मुझे पता है काम आपने पूरे किए थे उस टूर पे भी। नहीं, मैंने इतने पूरे नहीं, मैं क्रिकेट के लिहाज से पूरे काम किए थे मैंने। और आप अल्लाह मियां ने मुझे कामयाबी भी दी, और आपने खुद ही इंट्रो में बताया वो हैट्रिक बॉल था। और मेरे ख्याल से वो जो अंपायर थे, उनका भी कसूर कोई नहीं था, उनको प्रेशर बहुत आ चुका था। क्योंकि एक यंगस्टर था वो, जो बड़े बड़े प्लेयरों को आउट कर रहा था, और एक वहां को देखो, क्राउड का बड़ा एक प्रेशर होता है। अगर वो वहां पे हैट्रिक मेरी दे देता तो हो सकता है वो क्राउड अंदर आ जाता, और मैच जैसे 5वें मैच में वो हुआ, इसी तरह इसमें भी हो जाता। नहीं आमिर भाई, आप हमारा प्राइड है तो खराब से हंसी मजाक रहेगा। और जिस तरह आपने कहा बहुत छोटे थे, बताइए कि अमूमन कहा जाता है, शुएब भाई इस बात को सेकंड करेंगे, कि अमूमन कहा जाता है कि फास्ट बॉलर का जो रनअप होता है, रिदम होता है, सभी कुछ होता है, लेकिन आपका जो रनअप था थोड़ा सा डिस्टर्ब था। आप शायद इस बात को सेकंड भी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका पेस बहुत था। मेरे ही एक शो के अंदर काफी मेरे मेहमान आते रहते हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि आमिर नजीर का जो बाउंसर होता था वो बहुत तेज होता था। तो किस तरह इस चीजों को मैनेज करते थे? देखिए अली भाई, मेरा रनअप में कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं इधर भी डोमेस्टिक ये क्लब लेवल पे खेलता था, उधर मैं प्रेशर में आ गया था। यानी कि मुझे पता भी नहीं था मैं पाकिस्तान टीम से सिलेक्ट हो गया, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का टूर करना चाह रहा हूँ। ये मुझे डराना भी। उसके बाद स्कीपर इमरान खान साहब ने जब मुझे इस टीम मुझे लेके जाते थे ग्राउंड में, भी मुझे पत्ते रख के मुझे उस पे कहते थे, इस पे भागो मेरे रनअप के लिए। उन्होंने मेरे पे बड़ा होमवर्क किया, मैं उसे कामयाबी भी हासिल की। आपने बाउंसर की बात की है, देखिए पाकिस्तान में दो ही ऐसे फास्ट बॉलर थे, एक मैं था और एक ग्रेट वसीम अकरम थे, जो शोल्डर से बॉलिंग करते हैं। जो शोल्डर से बॉलिंग करता है ना, वो बाउंसर जो है उसका तो पूरा जमीन पे हिट करता है और वो ऊपर की तरफ बाउंस तेज जाता है। ठीक है। और आपने इमरान खान साहब की बात की, आज उनकी सालगिरह भी, उन्होंने आप पे काफी होमवर्क किया, लेकिन जब ग्राउंड में आप अपना रनअप भूल जाते थे या नो बॉल करते थे, तो ग्राउंड में जो वसीम अकरम आपके साथ क्लास वर्क करते थे, वो बताने की बात है तो बता दें, अगर चाहें तो छोड़ दें। नहीं पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। वो मेरी हौसला अफजाई करते थे, क्योंकि मैं यंगस्टर था। जो कप्तान का, बड़े सीनियर का, प्लेयर का काम यही होता है कि गिरे हुए को उठाना, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है। और मैं जब अब बैठा हूँ आपके सामने, मुझे रहनुमाई पड़ी उन्होंने की है वसीम अकरम साहब। ऑलराइट, और बिल्कुल सही बात है। और ये ब्रायन लारा की क्या कहानी? आपने कहा था जब शारजा में कि भाई एनो नहीं छड़ना, और उसके बाद जो फिर ब्रायन लारा ने किया। एक्चुअली बासिल भाई ने उनको मार मार के हीट कर दिया था। ठीक है, जब मैं जा रहा था तो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो जो एम्ब्रोज था ना, वो लारा को कह रहा था, रमीज भाई चेयरमैन जो है वो उस वक्त मेरे साथ है, वो मैंने कहा रमीज भाई ये क्या कह रहा है एम्ब्रोज? उसको कहता है, वो कह रहा है इनको नहीं छोड़े, इनको मार के आना है। वो बासिल भाई को समझ के आपसे बदला ले लिया होगा सारा। लेकिन आखिरी मेरा सवाल है, फिर मैं मौजूदा क्रिकेट पर आऊंगा। आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि आप जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के आप मेंबर रहे, शादाब खान, शाहीन खान आफरीदी, अभी हारिस का नाम आ रहा है शाहीन के स्क्वाड के अंदर, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी ने इंट्रोड्यूस करवाए, इसके लिए यकीनी तौर पे आप काबिल सताइश भी हैं। ये बताइए कि किस तरह से आपने इनको देखा था और किस तरह से आपने इनके टैलेंट को परखा था? देखिए, मैं मुडी पाक को इसका क्रेडिट देता हूं, क्योंकि उस वक्त एक 13 अंडर 16 का, अंडर 90 का बड़ा अच्छा एक पूल पे मैचेस होते थे। और ये मैं क्रेडिट देता हूं पीसीबी को, जिन्होंने ग्रास रूट लेवल को बड़ा अच्छे तरीके से आगे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैं अली भाई, मैं वो बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी कुछ ही नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी थी, नेशनल ड्यूटी थी, क्योंकि मैं एक फास्ट बॉलर था। जब मैं किसी सिटी में जाता था, वो मैं फास्ट बॉलर को देता। जब मूसा खान की मैं आपको देता हूँ, शकील शेख साहब की डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में शकील शेख साहब उनके जो सिलेक्टर थे वो मेरे साथ खड़े थे। मूसा खान ने भी एक बॉल किया था, मैंने उनको कहा कि ये लड़का पाकिस्तान खेलेगा। तो वो जब मुझे ये सुन के वो कह रहे यार ये क्या बात की, मैं कहा जी आप देख लेना, ये पाकिस्तान खेलेगा चाहे जो मर्जी हो जाए। देखिए, अल्लाह ने हमारी एक निगाह थी, और भी नसीम शाह को भी एलसीसी ग्राउंड पे मैंने देखा, वो एक फर्क थी। मैं भी फास्ट बॉलिंग जानता था, थोड़ा बहुत गुड़ मुझे भी आते थे। फिर मैंने मुडी बा से बात की, सऊद खान साहब उनके कोच थे। इसी तरह हमने ना बड़े लड़कों को इस तरह देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बड़ा प्राउड फील करता हूं कि जो मेरी नेशनल ड्यूटी थी उसमें जो आज 15-20 लड़के खेल रहे हैं, इन गुनहगार हाथों उंगलियों ने साइन किए हुए हैं। हैदर अली को ले लें, अब्दुल्ला शफीक को ले लें, मोहम्मद
इरफान जूनियर, जितने भी बच्चे यंगस्टर आप देख रहे हैं ना, वो हमारी टर्नोवर के हैं। ऑलराइट, और इसके लिए यकीनी तौर पे आप हुए और बाकी लोग हुए बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं, और यही वजह थी कि आपसे इतना ब्रीफ मैंने बात की। शुएब भाई को भी थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन मैं चाहता था कि आज की नस्ल को पता चले कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे सितारे भी हैं जो कम क्रिकेट खेलें, लेकिन क्रिकेट के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन जनाब क्रिकेट बोर्ड के लिए कुछ खिदमत अंजाम देने के लिए रमीज़ राजा साहब इन दिनों दौरा कराची पर हैं। उनकी मुलाकात हुई है आरिफ हबीब साहब से भी, और मीडिया से क्या गुफ्तगू की इन दोनों ने, पहले वो सुनते हैं फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये बिजनेस कम्युनिटी के विव रिचर्ड्स मैं इनको समझता हूँ, इसलिए कि ये फ्रंट फुट पे खेलते हैं और पावरफुल प्लेयर है ये, और इन्होंने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ जो मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कॉर्पोरेट असिस्टेंस की ज़रूरत है, एडवाइस भी लेंगे, डायरेक्शन भी लेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हमारे आगे चल के करनी है वो इनसे शेयर करेंगे ताकि ये इन्वेस्ट कर सकें, और मकसद सबका एक ही है। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया, बिजनेस हाउसेस, क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम, हम सब एक पेज पे होने चाहिए कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम दुनिया की बने, और इसके लिए हर तरह से मैं अपने हिसाब से कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के विड्रॉल से एक तरह से मुझे बहुत ज़बरदस्त धचका लगा और महसूस हुआ कि शायद क्योंकि हम दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं थे, इसलिए आधे घंटे में हमें वो यहाँ से छोड़ के चले गए, या हमारी क्रिकेट इकॉनमी उतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है जैसे कि और क्रिकेट बोर्ड्स की है, तो फिर उनका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पैसे की गेम हो गई। जी नाज़रीन, आपने रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू सुनी आरिफ हबीब साहब के हवाले से, लेकिन आरिफ हबीब साहब का क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। मैंने देखा है कि उससे पहले कभी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की तरफ इस तरह जो है तवज्जो नहीं दी है, और रमीज़ राजा साहब इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, और जो बीइंग ए मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर है, मैं ये समझता हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा एम्बिटाइट है, और वो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ आइडियाज़ की जो है पे डिस्कशन हुई है, और आगे जो है वो मिल के काम करने की जो है वो बातें हुई। मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस किस्म की जो इंगेजमेंट है वो जारी रहेगी। शुएब भाई, अब रमीज़ राजा साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं और क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप आ रही है, अभी 1 लाख रुपए उन्होंने बढ़ाए, तो जो एक इल्ज़ाम लगता था और कहा जाता था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई, आपने खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट रन किया, आपको लगता है इससे कुछ अफाका होगा? आखिर तो नेचुरली होगा, और डिपार्टमेंट इतना पैसा नहीं देता था जितना अभी ये पीसीबी दे रहा है। ये जो हमारे कोचेस हैं, रीजनल कोचेस हैं, डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लाख रुपए सैलरी देता था। लेकिन और चीज़ें भी तो थी, मेडिकल, ग्रेजुएटी, इंश्योरेंस। हाँ लेकिन मतलब ये इनकी ये जो कोचेस हैं इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये 5-5, 6-6 लाख रुपए। ये तो वो बात हो गई, आप 100,000 का नोट आप समझ लें 5,000 में चला रहे हैं, वैल्यू उसकी 1000 है, और उसको 5,000 में चला रहे हैं, 5,000 में वही लेगा जो नाबीना है, नहीं तो 1000 की वैल्यू 1000 ही है। ये कोचेस की इतनी अब जिस तरीके से अब्दुल रज़ाक, बासित अली, शाहिद ज़्यादा ओवरपेड है, बहुत ओवरपेड है। अगर आप ये देख लें ना, जब इन्होंने अभी लास्ट अपने डिपार्टमेंट छोड़े हैं तो इनकी क्या सैलरी होगी। तो पीसीबी ने, मैं ये नहीं कह रहा कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट खराब थी, मैं ये बता रहा हूँ कि डिपार्टमेंट से ज़्यादा पीसीबी सैलरी दे रही है, पीसीबी सब फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले इसने कहाँ कोचेस थे, इसने कोचेस नहीं थे, इसने सिर्फ प्लेयर थे ना। उस हिसाब से पीसीबी ने जो कर रहा है, जो पीसीबी सैलरी दे रही है, मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इतनी वैल्यू नहीं है, पीसीबी बहुत हैंडसम सैलरी दे रही है। आमिर भाई, आप मुत्तफिक हैं शुएब भाई की इस बात से कि पीसीबी जो है वो ओवरपेड कर रहा है, और अब जो कोचेस हैं वो उनको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट उनको इतनी सैलरी उस वक्त नहीं दे रहे थे? देखिए अली भाई, ये शुएब भाई का अपना तजिया होगा। मैं कहता हूँ मालिक जो है, राज़िक अल्लाह है, अल्लाह पाक जिसको जितनी दौलत दे रही है उसको लिखी हुई है, और उसको मिली है। बात जरा से पैसों की बात नहीं है, हमने ये देखना है कि जो हमारे जो कोचेस लगे हुए हैं वो क्या हमें डिलीवर करके दे रहे हैं, वो हमारे टैलेंट को कहाँ पे निखार के ऊपर लेके आ रहे हैं, वो कौन से प्लेयर को, यंगस्टर को ऊपर लेके आए जो पाकिस्तान का नाम बनाए। हमने ये चीज को देखना, हमने पैसे को नहीं देखना, हमने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखनी है, हमने क्वालिटी ऑफ टैलेंट देखना है। इसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। आपने शुएब भाई को छेड़ दिया है, वो इशारे कर रहे हैं कि मैं बात करूंगा। ये कैमरा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह दें।
आमिर जो कह रहा है अल्लाह के हाथ में, मैंने रिस्क पे बात नहीं करी, आमिर ने खुद मेरी बात पे क्लियर कर दी। मैंने क्या, जो कोचिस हैं ये वैल्यू नहीं, इनकी इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है। मतलब मेरा कहने का सिर्फ मकसद ही है, इतनी हैंडसम जिस हिसाब से सैलरी दे रहे हैं उस हिसाब से ये इनकी वैल्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको रिस्क नहीं दो इनको इतनी सैलरी नहीं दो, मेरा ये मकसद। ठीक है, चले इस मौजू को यहीं समेटते हैं, फिर वापस आएंगे और T20 पे बात करेंगे, कोचेस की कारकर्दगी पे बात करेंगे, पाकिस्तान का स्क्वाड है क्या तब्दील होगा या नहीं होगा, यही स्क्वाड जो है वो रवाना होगा, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में क्या चांसेस हैं, सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक आमिर नज़ीर साहब, और स्टूडियो में मौजूद हैं शुएब हबीब साहब। हम बात करेंगे पाकिस्तान के डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के हवाले से। शुएब भाई, डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, सिंध की टीम इस वक्त टॉप पोजीशन पे मौजूद है, सरफराज की कैप्टनसी को किस तरह से देखेंगे, और आपको क्या लगता है कि ओवरऑल ये टूर्नामेंट अब तक कैसा जा रहा है? देखिए, अभी जो पहला पार्ट हुआ इसका रावलपिंडी में, इसमें जो मैंने मैचेस देखे और जो मैचेस हुए मुझे प्लेयर्स और स्पेशली कोचेस कंफ्यूज नज़र आए, ये पिच रीड नहीं कर सके। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करा उसमें मुझे एक सरफराज ने इम्प्रेस करा और एक रिजवान ने इम्प्रेस करा। इन दोनों की पिच रीडिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, जिस अंदाज से ये खेले। अच्छा, मैंने जैसे शादाब है, शादाब अब कैप्टन था, शादाब तो 8-9 मैच के बाद भी कह रहा था पता ही नहीं चल रहा कि पिच कैसी है। तो अभी जैसे आमिर ने भी बोला था ना कि मैं रिस्क पे बात नहीं कर रहा था। अब ये वो कोचेस हैं जो पिच रीड नहीं कर सकते हैं, ये वो कोचेस हैं जिन्होंने खुद टीमें बनाई, खुद बनाने के बाद एक नया वर्ड क्रिकेट में सुनने में आ गया कि उधार प्लेयर ले लो। तो ये कैसे कोचेस थे, ये कैसे कोचेस? तो फुटबॉल में भी तो होता है ना, ट्रांसफर विंडो तो हर जगह। ट्रांसफर विंडो एक अलग चीज़ है और उधार विंडो एक अलग चीज़ है, ये क्रिकेट में नई इंट्रोड्यूस हुई है। अच्छा, और ये तो वही कोचेस हैं ना कि इन्होंने खुद टीमें बनाई हैं। अब इन्होंने क्या टीमें बनाई हैं? वेयर इज बिलावल भट्टी, अमाद आजम, एक सिंध का ही फास्ट बॉलर होता था मीर हमजा, ये लोग कहाँ हैं? ये रिजर्व में है ना, ये बिलावल भट्टी तो खैर नहीं है, मीर हमजा है, अहमद आजम, उवैस जिया, कल हम बात करते उवैस जिया, एहसान अली, किधर है सारे? हाँ, तो ये कहाँ हैं? ये तो मतलब इन लोगों ने क्या टीमें बनाई। अच्छा, फिर एक नई चीज़ नजर, ये जो पिचेस थी जिन पर अभी मैचेस हुए हैं, ये 160-170 रन की पिचेस थी। ये ऐसी पिचेस थी, इसमें ईजीली आप 160-170 रन करें और इसमें 4-5 से ज़्यादा आउट नहीं होने चाहिए। तो ये लोग ये रीड नहीं कर सके। अच्छा, अभी ये जो मैचेस हुए, इन मैचेस में आपको कौन सा प्लेयर नजर आया? मुझे तो सिर्फ एक प्लेयर नजर आया, वो भी बलोचिस्तान का ओपनर था, मेरा अब्दुल वाहिद बंगलज़ई। हाँ, उसने इम्प्रेस करा, सरफराज ने इम्प्रेस करा, ये रिजवान ने इम्प्रेस करा। आप ये देखें जितने भी प्लेयर हैं, एक मतलब नई चीज़ क्या अभी सुनने में आया था ना कि वो क्या है यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी ये। चले आप सोचें मिस्टर आमिर भाई। हाँ, मतलब ये रन रेट पे जा रहे थे कि रन रेट, स्ट्राइकिंग रेट अच्छा, हाँ स्ट्राइकिंग रेट अच्छा। ये पिचेस ऊंचे शॉट मारने वाली नहीं थी। अच्छा, स्ट्राइकिंग रेट किसका अच्छा हुआ? ये सारे जो गए स्ट्राइकिंग रेट पे गए। ये पिचेस बड़ी अच्छी थी, ये पिचेस थी 160-170 रन की, आप उस हिसाब से खेलते। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नज़र नहीं आया। अच्छा, कमेंटेटर बॉक्स में जो बैठे हैं वो चीज़ नज़र नहीं आई। अदरवाइज इस पार्ट में। अच्छा, आपने कमेंट्री की बात की, आपने इतनी क्रिकेट खेली, मैं आमिर भाई से भी पूछूंगा, पिच से कभी बॉल स्विंग होता है? क्योंकि एक कमेंटेटर कह रहे थे कि जी पिच ऐसी है कि बॉल इस पे बड़ा अच्छा स्विंग हो रहा है। ये मेरे से सवाल है? आपसे हाँ, तो मेरी बात का आपने ही जवाब दे दिया ना। ठीक है, बात का ठीक है। अच्छा आमिर भाई, शुएब भाई तो कन्विंस नहीं है, कह रहे कि भाई चीज़ें बहुत डिस्टर्ब नहीं। आप मुझे बताइएगा कि आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपको भी ऐसा लगता है कि T20 ठीक है, अच्छे स्केल पर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके जो मकासद हैं वो पूरे नहीं हो रहे। कल मेरे साथ अब्दुल रऊफ मौजूद थे, उनका भी ये कहना था कि इस समय कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा, कोई नई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। हैदर अली का हमने देखा, आमिर ने जिस तरह से उनको PSL में आउट किया, इसी तरह से शाहीन आफरीदी ने भी उनको आउट कर दिया। प्रोग्रेशन प्लेयर में नज़र नहीं आ रही है, और साथ साथ जो T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं, जिस तरह भी 2-4 इन्होंने नाम लिए, बिलावल भट्टी हमें नजर नहीं आ रहा, उवैस जिया हमें इसमें नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर जो है हमें एहसान अली हमें नजर नहीं आ रहा, अहमद आजम हमें नजर नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं।
अली भाई बड़े लड़के हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे। मैं एक छोटी सी बात करूंगा पहले, जो आपने ये टीम सिलेक्शन की है, ये बड़ा एक गोल्डन चांस था। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी हमने तैयारी करनी है। हमारे जो 15-20 जो मोहम्मद वसीम ने सिलेक्ट किए हुए हैं और जो चारों कोचों ने सिलेक्ट किए हुए हैं, यकीन माने उसका हमने भरपूर फायदा नहीं उठाया। आप विकेट की बात कर रहे हैं, विकेट देखें, ये शुएब भाई विकेट हमें बताते थे जब सुबह मैच शुरू होता था ना, मुझे ये कहते थे कि आमिर साहब आपने इस एंड्स के अंदर आपने सिर्फ इन स्विंग करना है, और यकीन माने कि मैं सिर्फ इन स्विंग ही करता था, क्योंकि रीड करना, विकेट रीड करना भी एक बहुत बड़ा एक कमाल है और फन है, और जिसकी बिना पे आपको टीम को भी सपोर्ट मिलती है। बात दरअसल ये है कि जितनी टीमें खेल रही हैं मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं। ये मेरा अपना तज्जिया वो इसलिए है कि जब ये चारों सिलेक्टरों ने और चारों कोचों ने टीम सिलेक्ट की है, 6 सिलेक्टर ना, 6 रीजन है, 6 सेट हमने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं ना भाई। अली भाई हमारे मुझे बताएं, हमारे बाबर आजम, रिजवान और ये 2-3 लड़के निकाल दें, और किस लड़के ने ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है जो हमने कहा वाह 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 ये टैलेंट आ गया। आपने ये देखें जितना ये हमारे ये पहले जो चेयरमैन थे और जो वसीम थे, उन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश किया। वो इसलिए किया कोई उन्हें ग्रास रूट लेवल की जो, अच्छा ये बताएंगे आप दोनों ग्रास रूट के आदमी हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए सिस्टम हमने चेंज करने पे लगा दिए, क्रिकेट को हमने 360 घुमा दिया पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को। क्या इसके कोई फायदे नजर आए आपको, या आपको लगा कि अभी हम सिर्फ एक ही प्लेयर निकालने में कामयाब हुए, नौमान अली, या अगर हम बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक, उसको इतने मौके नहीं मिलते, हैदर अली अभी तक वैसे के वैसे ही मिड विकेट पे हर बॉल खेलता नजर आ रहा है, तो इतने सिस्टम चेंज करने का, बुलंदो मांग दावे करने का फायदा क्या हुआ? अली भाई बात सुने, ये जो चेयरमैन साहब थे उनका विजन क्या था? उन्होंने तो 6 टीमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वो तो हमने बना दी। मैं कहता हूं ये मेरा एक तजिया है कि हमें ग्रास रूट लेवल को नहीं छेड़ना चाहिए था, चाहे जो सा मर्जी चेयरमैन आए। मैं ये कहता हूं कि जो ग्रास रूट लेवल है ना उसको बंद नहीं होना चाहिए, वो 16 रीजनों में ही होना चाहिए। जैसे 6 टीमें जब बन जाती है बच्चे कहां जाएंगे? मैं गांव शहर जिला गया हूं अली भाई, बड़ा टैलेंट है। और आप ये देखें एक टीम में सिर्फ जो टीम बनेगी वो 15-16 लड़कों के बाद वो बाकी लड़के क्या करेंगे? क्लब क्रिकेट हमारी खत्म हो गई है। मैं दाद देता हूँ रमीज भाई ने आते जो क्लब क्रिकेट के लिए प्रमोट के लिए कहा, स्कूल क्रिकेट के लिए कहा, ये है असल विजन जिसके हमें टैलेंट नजर आएगा जो ऊपर जाएगा। अच्छा इस तरह भी अभी शेख भाई, इस तरह भी आमिर नजीर साहब भी कह रहे हैं कि अभी जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो तब्दीली आ रही है कि उसमें 16 रीजन की टीमें भी शामिल कर रहे हैं, इससे आपको लगता है प्लेयर को खेलने का मौका मिल जाएगा और प्लेयर जो है वो ज्यादा पूल इसका बढ़ जाएगा? यार देखें, बात ऑर्गेनाइज करने की, ऑर्गेनाइज तो रमीज चेयरमैन साहब कर देंगे, खिलाना इन्होंने। मेरा जो मेन कहने का मकसद ही ये है कि ये जो हमारे कोचिज या सिलेक्टर हैं ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये प्रेजेंट पोजीशन में ये डिक्टेटर बने हुए हैं, इनसे कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता। यार मैंने अभी यही तो बात बोली, आप ये जो विंडो नई खोली है ये करने से बेहतर है। अभी जैसे शाहिद अनवर की टीम है, उसके पास कोई पेसर ही नहीं है। अच्छा अभी इन्होंने ये जो उधार में प्लेयर लिए, क्या चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, वही रिजल्ट है, वही टेबल है, टेबल में कोई चेंज नहीं आया। बल्कि फैसल इकबाल की टीम बैठा हुआ था, शायद अनवर को नहीं पता था मैं टीम क्या सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने क्या पाकिस्तान के लिए, शायद अनवर को नहीं पता। दरअसल इनको अपनी पड़ी होती है, इन्होंने अपनी पसंद नापसंद को खिलाना होता है, बिल्कुल इनको मायूसी होती है। आमिर मैंने इसीलिए बोला था, मैंने इसीलिए बोला था कि मैंने आमिर इसीलिए बोला था जितनी ये सैलरी ले रहे हैं उसकी इनकी वैल्यू नहीं है। मेरा यही मकसद था। अभी इन्होंने अपनी गलतियां छुपाने के लिए कि यूं कर लो, अच्छा यहीं से चूंकि वक्त कम है, अब इनकी वैल्यू नहीं है, तो आपको लगता है कि अब जो रमीज राजा साहब का जो एक डिसीजन आ रहा है इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होगी तो बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अब ये जब अपने रीजन की टीमें सही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करना इनसे वापस जिम्मेदारियां लेने की बात हो रही है। हाँ तो मैं देखे ना, अभी आपका वही सवाल आ गया ना, जब इन्होंने ही टीम सिलेक्ट करी है वर्ल्ड कप की, इन्होंने ही सिलेक्ट करी है, अब ये किस हिसाब से चेंज करेंगे? किस हिसाब से चेंज? इसका मतलब इनका मतलब पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करने का कोई सिलेक्ट अच्छी नहीं कर पाए, ये रीजन की टीमें अच्छी सिलेक्ट नहीं कर पाए। यार बात वही आ जाती है कि आप लैपटॉप खोल के बैठ गया, पीछे से आपको इंस्ट्रक्शन में स्ट्राइकिंग रेट सही करो, स्ट्राइकिंग। आसिफ अली 5 या 6 गेंदे खेलता है, स्ट्राइकिंग रेट नहीं देखना है, देखना ये है कि कौन सा लड़का कितनी मतलब कम से कम 20 या 25 रन
बॉलें खेल के कितने रन बताता है, उसको मैच जिताने की आदत है या नहीं, अच्छी गेंद पे वो रन ले सकता है या नहीं, ये चीज़ें होती हैं। पता चला 4 गेंदें खेलनी, 4 गेंदों पे 2 चौके मार दिए, 5वीं गेंद पे आउट हो गया जी, स्ट्राइकिंग रेट 140। अच्छा ये बताएगा आमिर नज़ीर साहब कि क्या अभी जिस तरह टीम तब्दील होने की बात हो रही है, सब जगह बात हो रही है, आपको लगता है अगर टीम तब्दील होती है तो सिलेक्शन कमेटी से अखलाकी तौर पर इनका जवाब बनता नहीं है और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से खिलवाड़ कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, सबकी उम्मीदें हैं T20 टीम के साथ। ये जो पहले 6 सिलेक्टर लगाए थे, ये 6 कोच थे, ये होना नहीं चाहिए था। इन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश किया, मैं इन्होंने सिलेक्शन का मियार खराब किया। मोहम्मद वसीम ने भी क्रिकेट का तबाह किया, हमें कोई टैलेंट नहीं नजर आया। हमने जो मोहम्मद वसीम ऐसे कैसा प्लेयर था? आपने तो बॉलिंग की, कैसा प्लेयर था? कौन जी? मोहम्मद वसीम प्लेयर कैसा था? मोहम्मद वसीम देखें, अब देखें अली भाई, मैं किसी की इस चीज पे नहीं जाऊंगा। इस बात का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा आमिर भाई 1 मिनट में आ रहा हूं, जरा शेख भाई से पूछ लूं। मैं इस बात का जवाब देता हूँ, आमिर नजीर ने जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ना, आमिर के सामने बहुत कम प्लेयरों ने 100 करे होंगे या 70-80 करे होंगे। ठीक है जी आमिर भाई कंटिन्यू कीजिएगा। एक्चुअली देखें, ये रमीज भाई अब आए हैं, इन्होंने ये जो सिस्टम बना हुआ था उन्होंने नहीं बनाया हुआ था। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा है, जो नई सिलेक्शन कमेटी आनी चाहिए जो सिर्फ सिलेक्शन ही देखेगी। अच्छा ये जो उमर अकमल चले गए अमेरिका भी जाके वो 0 पर आउट हो गए, क्या उनको वापस बुलाना चाहिए या वो वहां पे अगर वो रुक जाते हैं तो फायदा होगा नुकसान होगा? मैंने उमर अकमल का इधर क्रिकेट सेंटर में मैच खेल रहा था, गलती से मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैंने पूछा ये कौन है, तो उमर अकमल का ओवरवेट हुआ हुआ। मेरे ख्याल से अभी उसको बाहर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, पहले वो इधर रहता, अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करता, फिर अपने आपको थोड़े शेप में लाता। ठीक है आप क्या कहेंगे उमर अकमल के बारे में? लास्ट मेरा क्वेश्चन है। अभी उमर को पिछले 1-2 साल से देखा नहीं, जो मतलब पीसीबी बेहतर समझता है, उनके कोचेस बेहतर समझता है। ठीक, थैंक यू सो मच आमिर नज़ीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको अपने शो में मदऊ करते रहेंगे। शुभ हबीब साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।